केसरी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। कांग्रेस कार्यालय मैदागिन में कांग्रेस महानगर द्वारा नगर निगम चुनाव को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे व सीताराम केसरी ने बताया कि इस बार हम लोग विशेष अभियान चलाकर जुमले वाली सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। बता दें कि आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने बिगुल फूंक दिया है। इसको लेकर मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए राघवेंद्र चौबे ने कहा कि महंगाई से लेकर विभिन्न मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की है, उसको लेकर सभी तक पहुंचाएंगे और वर्तमान सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता नगर निगम के आगामी चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आज हम सब लोग एक तरह से जो बनारस के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, उसके अपनी तैयारियों के संदर्भ में बताने के लिए पार्षद दल के नेता बड़े भाई सीताराम केसरी जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष द्वय फशाद हुसैन बाबू जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, रोहित दुबे जी के साथ हम सब लोग यहाँ आज आप सबके बीच में उपस्थित हुए और एक पर्चा जिसमें 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस देश में महंगाई और बेरोजगारी के क्या आंकड़े थे और 8 वर्षों में 14 में जब लगातार मंचों से किस तरह के सब्जबाग आप सबको जनता को दिखा करके ठगने का काम नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे हुआ है, इस देश में चल रहा है, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक पर्चे का विमोचन एक तरह से किया है आप सबके बीच में, जिसको हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, संभावित पार्षद उम्मीदवार प्रस्तावित 100 वार्डों में एक वार्ड में लगभग 10,000 पर्चा बांटने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और लक्ष्य रखा है। उसको हम सब लोग बांटेंगे प्रभात फेरी के माध्यम से, पदयात्रा निकाल करके, और जिस तरह से बनारस में विपक्ष को कुचलने का कुचक्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर स्थानीय प्रशासन कर रहा है, उसके खिलाफ हमारे सीताराम केसरी जी की अगुवाई में उस परसीमन आरक्षण का पुरजोर विरोध हम करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो बनारस की सड़कों पे कांग्रेस के लोग आंदोलन भी करेंगे। लगातार जिन वार्डों को भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है उन वार्डों को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। कहाँ वार्ड बढ़ने थे और कहाँ वार्ड घट गए हैं, जबकि रामनगर, डोमरी, सुजाबाद का क्षेत्र बनारस नगर निगम में बढ़ाया गया है, उसके बावजूद हमारे पुराने वार्डों को समाप्त करके वहाँ के लोगों को किसके हवाले करने का निर्णय सरकार ले रही है। इस गलत निर्णय का हम सब लोग विरोध करते हैं आप सबके माध्यम से, और आगामी कुछ ही दिनों में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे हमारा वार्डों में पदयात्राएं हमारी होंगी। वो सब आप सबको हम लोग जब बताते हुए हम लोग करेंगे। यही हमारे आंदोलनों की रणनीति और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस के पार्षद का और हमारा मेयर, बनारस का मेयर कांग्रेस का हो, इस सोच के साथ हम लोग बनारस के कांग्रेस के लोग काम करने का कार्य करें। मजबूती से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष जी ने जैसे कहा रामनगर, सुजाबाद, तो एकदम साफ साफ बात है, रामनगर और रामनगर हमारा पहले से ही वाराणसी में है, कोई नया नहीं है, लेकिन उसको नगर निगम, नगर पालिका को ख़त्म करके नगर निगम में जो विलय किया गया वो एकदम साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र और शहर उत्तरी के कैंट के विधानसभा क्षेत्र में रामनगर आता है, लेकिन वहाँ हम 4 बार से अपना अध्यक्ष जीतते आए हैं, नगर महापालिका का अध्यक्ष जीतते हुए आए हैं। वो हार भाजपा को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? कि वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, नगर निगम में ईवीएम से चुनाव होते हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव वही जनता देती है जो नगर निगम में ईवीएम से देती है, तो वही जनता वहाँ पर कांग्रेस को चुनती है बैलेट पेपर से, तो वो हार बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए नगर निगम को रामनगर को नगर निगम में विलय किया गया।
ये पूरा मांग जागरूक करने जा रहे हैं हम लोग। जागरूक देखिए करेंगे हम। आज 32 सालों से, आज 33वां साल हो गया, सन 89 से उत्तर प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस हमेशा विकास कार्यों से ही अपने आप को जानी जाती है और पहचानी जाती है। कांग्रेस कभी जात और धर्म के नफरत की राजनीति नहीं करती है। आज 32 वर्षों से जनता को ही सोचना होगा कि कांग्रेस ने क्या दिया था हमें, और 32 वर्षों में नगर निगम के चुनाव में केवल टैक्स ही बढ़े हैं, सुविधाएं नहीं मिली। टैक्स के नाम पर आज लोग बर्बाद हो रहे हैं। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि हमारा भवन वही है और टैक्स वही है। तो मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत व्यवस्था पर ही हम चुनाव जनता के बीच में जाकर लड़ेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल ने काशी स्टेशन पर प्रस्तावित इंटर मॉडल स्टेशन की प्रगति को देखा। वहीं उन्होंने अधिकारियों के साथ परियोजना में रेलवे की हिस्सेदारी पर विचार विमर्श किया। बता दें कि इसके पूर्व कैंट स्टेशन पर अपर मंडल रेल प्रबंधक लालजी चौधरी व स्टेशन निदेशक गौरव दीक्षित ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके उपरांत काशी स्टेशन पहुंचे महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने स्टेशन का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। काशी को इंटर मॉडल स्टेशन बनाए जाने की दिशा में चल रहे प्रयासों पर स्थानीय अधिकारियों से वार्ता की, साथ ही इंटर मॉडल स्टेशन की साइट को भी देखा। प्रगति कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही स्टेशन पर यात्री सुविधाओं से संबंधित चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे परिसर में आने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। जो फेज़ 1 और रीमॉडलिंग का वर्क चल रहा है वो लगभग 600 करोड़ का है, और जो फेज़ 2 में जो सैंक्शन अभी हुआ है उसका जब टेंडर हो जाएगा तब हमें उसकी अनुमानित लागत मालूम पड़ेगी। लेकिन अभी लेआउट उसका फाइनल नहीं हुआ है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट के बारे में अभी कहना थोड़ा सा। आप ट्रेन हैंडलिंग कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के एक ब्रिज बनाने की भी बात की जा रही है, क्या है? देखिए, ये वाराणसी कैंट से डीडीयू के बीच में हमारे पास लिमिटेशन है, क्योंकि इस रूट पे फ्रेट ट्रेन भी काफ़ी चलती हैं और मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स का भी बहुत लोड है। तो इस सेक्शन की क्वाड्रिपलिंग करने का प्रस्ताव है, यानी क्वाड्रिपलिंग यानी एक डायरेक्शन की 2 लाइन, टोटल 4 लाइन हो जाएंगी। और इसके लिए जैसा कि आपको मालूम है गंगा नदी पर एक ब्रिज बनाना है। वो ब्रिज हम लोग 4 लाइनों के साथ बनाएंगे, और उसकी डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन अभी होना बाकी है, लेकिन कंसेप्ट यही है जिससे मालवीय ब्रिज के पैरेलल ये ब्रिज अवेलेबल होगा और इससे हम लोग ट्रेनों का आवागमन सुगमता से कर सकेंगे। डीपीआर कब तक है? डीपीआर का हमारा एम है नवंबर के माह तक हम लोग डीपीआर कंप्लीट कर लेंगे। यदि इस योजना की लागत की बात करें तो क्या हो गया, कब तक मान के चलें? देखिए, एक बार डीपीआर बन जाए तब उसके बाद उसकी लागत के बारे में हम लोग बोल पाएंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेशन की वजह से हम लोगों को ट्रेन चलाने में दिक्कत होती है, और ट्रेन आपने देखा होगा 1.5 घंटा लेती हैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। तो कॉस्ट के बारे में बाद में पता पाएंगे। वाराणसी डेवलप हो रहा है, काशी रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट का जो योजना बनाएगी, क्या है? काशी स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसे बिल्कुल आधुनिक स्टेशन के तौर पर डेवलप करेंगे, जिसमें काशी का जो पारंपरिक स्वरूप है वो आपको पूरी तरह दिखाई देगा। उसमें 6 प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है। अभी वर्तमान में 3 हैं, 3 और ऐड कर दिए जाएंगे। और जो उसके बगल में कोल यार्ड है जो आजकल इस्तेमाल नहीं होता, उसकी लैंड यूज़ करी जाएगी, और उस एरिया से जो नया ब्रिज बन रहा है उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी देंगे। ये अभी कंसेप्ट में डेवलप हो गया है, अभी इसकी इंजीनियरिंग डिटेलिंग और उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन अभी होना बाकी है। परंपरा के अनुसार आप बता रहे हैं क्या? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित शताब्दी कृषि सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी उपस्थित रहीं। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रीय एवं समाज हित के लिए कार्य करने हेतु संकल्पित रहा है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा देश भर के विभिन्न परिसरों में शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ एवं सुचारू रखने हेतु अनवरत कार्य किए जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव ही छात्र हितों के लिए संघर्षरत रही है। विद्यार्थियों की मध्य लोकतांत्रिक परंपरा की प्रतिनिष्ठा एवं लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को रूबरू कराने हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन किया गया है।
इस दौरान इस आयोजन में युवा संसद में लोकसभा, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट, प्रेस कॉन्क्लेव एवं क्राइसिस कमेटी ऑन सिक्योरिटी समेत कुल 4 समिति में 320 विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। अभी ये कार्यक्रम हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है यूथ पार्लियामेंट के नाम से, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि युवाओं की जो सोच है, समझ है, निखर के सामने आए और उसका आउटपुट समाज को मिले। कहाँ से लोग आए हैं? लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी आए हैं, मूलतः सभी शिक्षण संस्थानों से लोग आए हुए हैं, शिक्षित विद्यार्थी आए हुए हैं जो कि अपने अपने विषय को लेकर के चिंतित लोग आए हुए हैं, चिंतन करने वाले लोग आए हुए हैं। ऐसे लोगों का यूथ पार्लियामेंट, ऐसा 2 दिवसीय यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हम करा रहे हैं। पहले दिन के कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ? पहले दिन के कार्यक्रम में जैसे कि 4 कमेटियां बनी, उन कमेटियों में ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पार्लियामेंट्री मीट हुई, ऑल इंडिया पार्टी मीट हुई, सिक्योरिटी पर्पस से कमेटी बनाई गई। ऐसी 4 कमेटियां बनाई गई और उन 4 कमेटियों में चर्चा चलेंगी। इसके पहले उद्घाटन हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और इसके बाद अब से कल तक क्लोजिंग सेरेमनी तक सत्र चलेंगे। कितने छात्र एकत्र? टोटल हमने 350 ऐसे पार्टिसिपेंट्स की आवश्यकता हमको थी। हमने जितना रजिस्ट्रेशन खोला था कि 350 रजिस्ट्रेशन हम करेंगे और 350 छात्रों का, विद्यार्थियों का या उनका युवाओं का समागम कराएंगे जो कि समाज के लिए रुचि रखते हैं या अपने उन विषयों के लिए रुचि रखते हैं जिनसे आज जिन विषयों पे हम चर्चा करा रहे हैं। तो ऐसे 350 लोग हमने आमंत्रित किए थे। मुख्य अतिथि के रूप में आज सुश्री निधि त्रिपाठी जी थी जो कि विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और उसके बाद रश्मि जी रही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रही ऐसे विशिष्ट अतिथि के रूप में, और अन्य ऐसे क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम जी, भारत विकास के क्षेत्रीय संगठन मंत्री खंडेलवाल जी, ऐसे तमाम लोग आते रहे। दिव्यांग महिला से 1.5 लाख की धोखाधड़ी मामले में विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक के खिलाफ बीते शुक्रवार को भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 80 स्थित मुमुक्षु भवन निवासी पीड़िता अन्नपूर्णा सिंह के अनुसार वह दुर्गाकुंड में रहती है। उधर दिव्यांग महिला केस वापस लेने की बात कर रही है, जिस पर अरुण पाठक की पत्नी ने विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि अरुण पाठक ने एक वीडियो जारी कर इस एफआईआर को फर्जी और अपने खिलाफ षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा है कि विरोधियों को मेरा जेल से बाहर आना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वे उल जुलूल मामले में मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं जेल से रिहा हुआ, मेरे ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लादे गए। कल रात को फिर पता चला कि एक एफआईआर मेरे खिलाफ एक ब्लाइंड महिला से कराया गया है, जिनसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है। 2010 से मैं उनको जानता हूँ और मैंने उनका सेवा सत्कार जो भी हुआ हमने किया है। जब पता चला तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वीडियो जारी किया है, वो भी मैंने शेयर किया है। तो इस तरह से मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और मेरा दोष यही है कि मैं हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी संगठन का कार्यकर्ता नहीं हूँ, और स्वयं एक संगठन बना के कार्य कर रहा हूँ और हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। बस मेरा दोष यही है कि मैं सत्य बोलता हूँ, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का शिष्य हूँ, और हमारे गुरु ने हमेशा कहा था कि गलत चाहे जो भी करे, कितना भी बड़ा हो, उसका विरोध करना चाहिए। तो विश्व हिंदू सेना के बैनर तले गलत करने वालों का विरोध किया गया, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों का विरोध किया गया। माँ सिंगार गौरी का आंदोलन 33 सालों से मैं चला रहा हूँ, सबको मालूम है। तो मेरे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसका प्रतिकार न्यायालय में हो रहा है और माननीय न्यायालय पर मुझे भरोसा है और बहुत जल्द सबका सच्चाई सामने आएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। वहीं अन्नपूर्णा ने वीडियो में कहा है कि कौस्तुभ कुछ पुलिस वालों के साथ मेरे घर आया था। नींद में होने के कारण मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई। मैंने उन लोगों से अपने और अरुण के रिश्ते को लेकर भी बात की थी, लेकिन मेरी बातों का उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। तो उनसे हमारा जो 2010 में मेरे पति देव रहते हुए उनसे हमारा संपर्क हुए। मेरे पति के साथ
वो मिलते थे और हम उनको राखी बंधे, तो मेरे साथ उनका कोई ऐसी बात नहीं है कि झगड़ा और कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे सम्मान दिए और जब मैं उनके वहाँ जाती थी वो हमें आदर सम्मान खातिर करते थे। शादी में कुंवारी लड़की किसी को शादी कराया था, वो हमको बुलाया। जब दोपहर को खाई पी के आराम कर रही थी तब पुस्तक त्रिपाठी पुलिस लेकर आए। मैंने पूछा, मैं नींद में थी, गहरा नींद में थी। मैंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? कि हम पुलिस हैं। अब अरुण पाठक के नाम में बताया कि जाने दो, जो हो गया छोड़ दो, अभी वो ठीक रहे। और हम भैया जी अरुण पाठक कहाँ है वो भी मैं नहीं जानती थी और मैं ना तो कहीं गई। तब वो हमको बोले, अब नींद में आके नींद के चक्कर में हम बोल दिए उल्टा सीधा। अब ऐसा बात तो छोड़िए, कैंसिल मुकदमा जो है कैंसिल। वहीं इस मामले को लेकर अरुण पाठक की पत्नी मनीषा ने भी मीडिया को बताया कि हिंदुत्ववादी सरकार होते हुए मेरे पति को इस तरह से फंसाना लोकतंत्र और हिंदुत्व के खिलाफ है। वे पिछले 3 दशक से सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, आए दिन सामाजिक कार्य भी करते आ रहे हैं। 2010 में अन्नपूर्णा सिंह भी इसी कार्य के दौरान मिली थी। मेरे पति ने अन्नपूर्णा की काफ़ी सहायता की है। इस बीच विरोधियों ने उनको दिग्भ्रमित कर यह FIR दर्ज कराया है। मामला ये है कि गत 2 वर्षों से मेरे पति जो हिंदूवादी नेता हैं वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने बाल बच्चे बीवी माता को छोड़ के संघर्ष कर रहे हैं और उसी दौरान पुलिस वालों ने अपना काफ़ी उत्पीड़न किया, फर्जी मुकदमे लादने की भी कोशिश की है। और जैसे आप लोग को पता है कि 8 अगस्त को उनको श्रृंगार गौरी के मुद्दे पर अरेस्ट कर लिया गया था और वो रिहा भी हुए हैं 2-3 दिन पहले। और उसी के बाद ये लोग ढूंढ के लोगों को फर्जी मुकदमे लाद रहे हैं। अभी फ़िलहाल अन्नपूर्णा दीदी जिनको इन्होंने गोद लिया था 2010 में, बहन मानते थे, वो उनको राखी बांधती थी, उनके पास भी ये लोग गए थे कि आप मुकदमा दर्ज करिए और हम लोग गवाह पेश करेंगे। और उन्होंने हमसे सारी बात बताई थी कि पुलिस वालों के दबाव में मैंने ऐसे किया है, भैया के ख़िलाफ़ मैंने मुकदमा में गलत बोला हुआ है। और एक हिंदूवादी सरकार में हिंदूवादी नेता के साथ इतना अत्याचार, उसके परिवार के साथ इतना उत्पीड़न, हम लोग ने नहीं सोचा था कि ये हम लोग के साथ ऐसे होगा। जो बचपन से बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पे चले हैं, हिंदुत्व के लिए सदैव लड़े हैं, उनके खिलाफ़ इतना अत्याचार हो रहा है, ये निंदनीय है। और इस मामले को लेके हम न्यायालय में प्रतिकार करेंगे और उम्मीद भी है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। इन्होंने जो मुकदमे लादे थे गत 2 वर्षों में, उनको एंटीसिपेटरी बेल भी मिली है, अरेस्ट स्टे भी हुआ है, उसके बावजूद भी इन्होंने फर्जी मुकदमे लादे हैं। अन्नपूर्णा दीदी जिनको इन्होंने गोद लिया था, उनका पूरा सम्मान देते थे, उनको हर कुछ मुहैया कराते थे, लेकिन 2 वर्ष से जब ये बाहर थे तो उनसे भेंट न होने की वजह से वो थोड़ा परेशान थी और उसी परेशानी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने उनको थोड़ा मिसगाइड करके मुकदमा लाद दिया। और जब हमसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे सारी सच्चाई बता दी कि पुलिस पहुंची थी और उन्होंने दबाव बना के इनके ऊपर मुकदमा लादा हुआ है। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि न्याय हो और जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ योग्य जांच बैठाई जाए और हमको न्याय मिले, मेरे पति को न्याय मिले, जो गत कई वर्षों से अपना जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिए हैं। भेलुपुर नगर निगम जोनल कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर नाली का पानी लगभग 2 माह से सड़क पर बह रहा है। वहीं नगर निगम में शिकायत के बावजूद अब तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है, जिससे आम जनता और राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले 2 महीने से इस इलाके में सीवर लाइन जाम होने की वजह से सड़कों पर पानी लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं मार्ग में सीवर का पानी बहने के कारण मच्छर भी काफी तेजी से पनप रहे हैं, जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को कहीं न कहीं दावत दे रहे हैं।
बार बार शिकायत के बाद भी अभी तक नगर निगम प्रशासन से इस समस्या का निवारण नहीं हो सका है। 3 महीना का लगभग से बनी हुई है। आने जाने में तो बहुत दिक्कत, हम तो घूम के जाते आते हैं, बहुत दिक्कत है। नाली का पानी है, नॉर्मल होता तो इंसान आ भी जाता है डॉक्टर के, गंदा पानी में कौन पैर रखे है। समस्या तो वही है। कितनी समस्याएं आ रही है लोगों को? बहुत लोगों को आ रही है। कितने महीने से आप देख रहे हैं पानी भरा पड़ा है? 2-3 महीना से देख रहे हैं। सफाई नहीं हो रही है ना। ये कवि नगर कॉलोनी है, ये मैं बगल में रहता हूँ और यहाँ लगभग 2 महीने से पानी लगा हुआ है। काफ़ी आने जाने में परेशानी होता है सबको, इससे डेंगू मलेरिया काफ़ी फैल रहे हैं। बच्चे आते जाते स्कूल से उन्हें प्रॉब्लम होता है। और ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ 127 वर्षीय स्वामी शिवानंद बाबा का आश्रम है बगल में, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। उस जगह का ये हाल है और इससे मच्छर इतने पनप रहे हैं, डेंगू मलेरिया भी होने का बहुत संभावना है। और हम लोग शिकायत कई बार कर चुके हैं जोनल कार्यालय में और जल संस्थान में भी कंप्लेन किया गया है, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। न कौन सा पानी है ये सीवर का पानी नाली से निकल रहा है, सीवर का पानी है और पूरा जमा हुआ है, पूरा मतलब मलबा भरा हुआ है। ये 100 मीटर दूर ही जोनल कार्यालय है भेलूपुर। जी। तो यहाँ पे क्या कोई अधिकारी नहीं सुने अभी तक? नहीं, कोई सुन नहीं रहा। वो लोग कहते हैं जल संस्थान में करिए, जल संस्थान वाले सुनते नहीं हैं, वो आते ही नहीं है, कोई सफाई कर ही नहीं रहा है। न सभासद का पता है, न हमारे माननीय विधायक जी को भी कम से कम ध्यान देना चाहिए, उनका संसद विधायक क्षेत्र है ये, लेकिन फिर भी वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल कहते हैं कार्य हो जाएगा, नाली सीवर कार्य हो जाएगा। पिछले चुनाव में बोले थे कि हो जाएगा, कितना 35 लाख की 15 लाख सैंक्शन है, न रोड बनी न सीवर का व्यवस्था हुआ, उसी तरह पड़ा हुआ है। तो केवल मांग करते हैं हम लोग चाहते हैं कि ये सीवर का ये पानी जो है गंदा है, ये न बहे, ये साफ़ सफाई हो जाए। अच्छी कॉलोनी यहाँ पे कवि नगर कॉलोनी ये है, यहाँ पे व्यवस्था आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो, रोड पानी सीवर लाइट, मतलब ये सही उचित व्यवस्था होना चाहिए। ये सफाई होना चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो मच्छर बीमारी फैल जाएगा, डेंगू मलेरिया के लिए पेपर में रोज़ निकल रहा है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। माय नेम इज उमंग चौहान। कहाँ पढ़ते हैं बाबू? संडे शिक्षा निकेतन। किस तरह से ये पानी भरा है, कितने महीने से भरा है? 1 महीना हो गया। और इसी पानी में से आप आते जाते हैं? हाँ। कितना समस्या आता है आप लोगों को आने जाने में? कितनी दिक्कत हो रही है इस गंदे पानी में से आते जाते हैं? बहुत दिक्कत होती है। बदबू करता है ये पानी? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे जो सफाई करते हैं अंकल से, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सफा कर दीजिए, सफा कर दीजिए, नहीं तो हम लोग का ऐसा ही हो, तो हम लोग का जूता है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।